अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। आज अगर आप किसी भी घर में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा नाज़रीन कि सियासत से पहले ही एक बहस छिड़ी हुई है यहाँ पे कि आखिर हो क्या रहा है, महंगाई आखिर कब रुकेगी। लेकिन हम दूसरी जानब ये भी देखते हैं कि मसला ये है कि तनख्वाह घर पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लोगों की समझ से बाहर होते जा रहे हैं मामलात। क्योंकि अब अगर हम बात करें, जैसे सिर्फ मसला बिजली का बिल नहीं रहा, मसला ये है कि तनख्वाह घर पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाती है। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, बच्चों की फ़ीस एक अलग मामला, और ऊपर से नए टैक्सों की जो तैयारी जो है अवाम पूछ रहे हैं कि मज़ीद और कितनी कुर्बानी जो है वो अवाम को देनी पड़ेगी, सिर्फ हमने ही क्यों कुर्बानी देनी है। IMF की अगर बात कर लेते हैं तो IMF जो है वो खुश हो जाएगा, आदाद व शुमार बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्या आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर होगी? और ज़रा सियासत देखिए, सियासी मैदान में क्या हो रहा है। एक तरफ वही आइनी तरमीम पर नई 28वीं खींचातानी, यानी 28वीं तरमीम की लाने की वजह से जो सियासी मैदान में जो हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बानी PTI से मुलाकातों पर हंगामा आराई हो रही है। मगर अवाम का असल सवाल अब भी वही है कि रोटी सस्ती कब होगी। नौजवान डिग्रियां उठाए फिर रहे हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार बंद हो रहे हैं, मगर दावे जो है अब भी तरक्की के हो रहे हैं। लेकिन सवाल फिर आखिर में यही आता है कि अगर वो तरक्की हो रही है तो उस तरक्की के जो समरात हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी और उसके घर तक क्यों नहीं पहुंच रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से सीनियर रहनुमा है खादिम अली यूसुफ़ज़ई साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं MKM पाकिस्तान से मेंबर नेशनल असेंबली हैं अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब, आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर, सीनियर रहनुमा है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शुरुआत तो आप ही से कर लेते हैं क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, दावे भी आप लोगों की जानिब से हो रहे हैं। तो महंगाई और अवामी दबाव जो मुसलसल बढ़ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन सर वो ये कि अगर हालत वाकई बेहतर है तो बिजली, गैस, पेट्रोल और रोज़मर्रा की जो अशिया है उसकी कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? लोगों के घरों तक जो है वो रिलीफ कब तक पहुंचेगा? कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप लोग? जी खादिम साहब। देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं का जो मौजूदा जो माशी सूरत-ए-हाल है उसके ताल्लुक में एक बहरान है। और जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था, पूरी दुनिया में इसका बहरान पैदा हुआ। यूरोप में ये सूरत-ए-हाल है, यहाँ तक कि अमेरिका में ये सूरत-ए-हाल है, और अरब मुमालिक जो है वो उससे मुतासिर हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसमें एक अच्छा किरदार अदा किया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उस हवाले से जो है इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। जहाँ तक आपकी जो बात है कि जी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई की शरह में उस तरह का इजाफा नहीं हुआ। रोटी जो है वो आज से 2 साल पहले जो है वो तकरीबन 30-35 रुपए में पहुंच चुकी थी। 3200 किलो 20 किलो का आटा पहुंच गया था, जो 20-1600-1800 में मिल जाता है। अच्छा, इस तरह जो है बहुत सी चीजों में आप देखें ना कि मुल्क की जो मशरियत है वो बेहतर हो गई है। टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, आपकी रेमिटेंस में इजाफा हुआ, आपने बहरानों को बेहतर तरीके से डील किया है। अच्छा, महंगाई है या जमाना खराब है, ये तो पुराने हम सुनते आ रहे हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन आपको एक पैमाना वो होना चाहिए। पैमाना ये है कि 7% से ज्यादा नहीं है, ये 38% पे पहुंच चुका था। ये दिवालिया हो रहा था, हमने इसको जो है बहाल किया। आपका जितने भी इदारे हैं जो माशियत देखते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर की तरफ जा रहा है। वो स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, वो जो है IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जितने भी इदारे हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान की मैशियत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और अवाम को जो रिलीफ है वो इंशाल्लाह मिलेगा जब आपको ये जो आपके जो मसाइल हैं वो थोड़ी से जो है बेहतरी की तरफ हो जाए तो अवाम के मसाइल भी हल होंगे। अब देखिए ना, अभी आपका जो मतलब इस मुल्क में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर आपका जो है टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है तो वो लोगों पे खर्च हो रहा है। अगर आपकी सरमायाकारी आ रही है तो वो लोगों पे ही खर्च होगी ना। अगर आप एजुकेशन में कब होगी सर? करते हैं, कब होगी जी, कब होगी?
बहरहाल अभी आपका ये पॉइंट रह गया, इससे मैं अभी आपसे दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अरशद वोरा साहब, कराची का जो मिडिल क्लास तबका है सबसे ज़्यादा दबाव में भी वही है, मुतासर भी ऑब्वियसली वही हो रहा है, बिल भी वही दे रहे हैं, टैक्स भी वही दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो एमकेएम ने आवाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए आखिर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं क्या? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग अपना एक वेट रखते हैं, असेंबली के अंदर भी आप लोग फ्लोर में खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन क्यों, चूंकि अब बजट आने वाला है तो कोई तजावीज़ आप लोगों की जानिब से पेश की गई है जिसकी रोशनी में आम आदमी जो है उसको कोई रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं पहले तो आपको एक, मुझसे पहले मोहतरम पीएमएलएन के जो सीनियर मेंबर थे वो जो बात कर रहे थे कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखिए, हम भी हुकूमत का हिस्सा हैं और मैं जो है फाइनेंस कमेटी में भी हूँ, तो ये हकीकत है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो पिछले साल 1 ट्रिलियन का कम हुआ था, इस साल उससे ज्यादा कम कलेक्शन होगा। मैं रियलिटीज की बात कर रहा हूँ ना। हमारी अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट बढ़ी है, जो भी इन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, ठीक है ना, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, हमारी जो है ना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जो फॉरेन रेमिटेंस आता है वो इक्वल है या कभी बढ़ जाता है या वो बढ़ भी गया चले। तो एक्चुअली तो हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सकी किसी भी चीज को, और ये जो आईएमएफ का हमें बेनिफिट मिल जाता है वो बेनिफिट मुल्क के लिए अच्छा तो नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है मेरे और आपके ऊपर ही वो कर्जों का बोझ आना है, हम ही ने देना है, ये चाहे वो महंगाई की सूरत में ने, तो महंगाई तो इस वक्त पर है और लोग परेशान है। देखिए, आपको जो है मार्का हक ने जो है वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने पिछले साल जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जो एक्शन लिया और चंद घंटों में पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तान इज दी पावर इन द रीजन। लेकिन उसके बाद जो है आपको, अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है एक मार्का हक जो है, हमें अंदरूनी मुल्क भी जरूरत है, हमें अपने आपके लिए भी एक मार्का हक चाहिए। हमें जो है बहुत फास्ट ट्रैक पर रखकर अपनी इकोनॉमी की तरफ देखना होगा कि हम किस तरीके से आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। हमने आवाम को सही मानों में रिलीफ नहीं दिया, आवाम खुश नहीं है। आवाम, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट जो आई थी, पीडीएम की हुकूमत थी, या फिर उसके बाद जो है ये अभी कंटिन्यू जो हमारी हुकूमत चल रही है, तो उसमें हम आई मस्ट एक्सेप्ट दैट कि जो है ये हमारी डिलीवरेंस मुल्क के अंदर, हमारी डिलीवरेंस इतनी अच्छी नहीं रही जितनी आवाम की एक्सपेक्टेशंस थी। और आपने कहा कि एमकेएम क्या रोल प्ले कर रही है, तो देखिए एमकेएम से ज्यादा जरूरत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की है। एमकेएम के 22 वोट हैं और उनके 65 से ज्यादा वोट हैं, तो उनको एमकेएम पीपल्स पार्टी की जरूरत ज्यादा है। और पीपल्स पार्टी की जरूरत का मतलब ये हो गया कि एमकेएम की नहीं सुनी जाएगी, पीपल्स पार्टी की सुनी जाएगी। और एमकेएम जो है वो अगर ना भी वोट दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमकेएम जाहिर है क्योंकि अब हिस्सा है और एक प्रोसेस को लेकर चले तो उस प्रोसेस में साथ हैं। जहां तक एमकेएम की एक ही डिमांड थी कि आर्टिकल 148 को उसके ट्रू सेंस में जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेट अस सी 28वीं तरमीम में क्या होता है। आप जो बात कर रही है कि 28वीं तरमीम लोगों की चहमगोइयां हो रही है। अरशद वोरा साहब, अभी 28वीं तरमीम पे बात करेंगे, जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जुल्फ़िकार अली बदर को, क्योंकि आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी से फर्क पड़ता है क्योंकि उनके वोट भी ज्यादा हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आदमी की जो है वो सियासत की बड़ी दावेदार रही है। रोटी कपड़ा मकान आप लोगों का जो है वो नारा हमेशा से रहा है, तो आज गरीब जो है सबसे ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रहा है? आप लोग क्या हुकूमत को कोई तजावीज़ ऐसी दे रहे हैं जिससे वाक़ईतन जो है वो एक आम आदमी के घर में जो है वो उसके चूल्हा जो है वो जलने के काबिल हो सके और उनकी जिंदगियों में कुछ सुकून आ सके? सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि अरशद वोरा साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कहने से फर्क पड़ेगा, तो सर आप लोग के कहने से फर्क पड़ेगा, तो आप लोग ने हुकूमत को कोई तजावीज़ पेश की है, कोई ऐसा प्लान बना के दिया है कि जिससे वाकई आम आदमी को रिलीफ मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ही गरीब लोगों की आवाज उठाती आई है और आइंदा भी उठाती रहेगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इंटरनली अपने बजट के हवाले से मुशावरत कर रही है, लेकिन जब हुकूमत के साथ बजट के ऊपर बात करेगी और हुकूमती मामलात को या उनकी कंसिडरेशन को सुना जाएगा तो फिर उसमें पीपल्स पार्टी बेहतर तौर पे इनपुट करेगी। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिससे गरीब के ऊपर मजीद बोझ डाला जाए, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी काम की सपोर्ट नहीं करेगी। और पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम दोस्त गरीब दोस्त बजट दिया जाए ताकि गरीब आदमी को इसके ऊपर रिलीफ मिले। ठीक, अच्छा, हम चाह रहे थे कि पीटीआई के भी हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हों, लेकिन इस वक्त बहरहाल पीटीआई का कोई साथी अभी हमारे साथ मौजूद नहीं था। हम उनसे जानते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी हमें नज़र आता है कि हुकूमत पे बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाते नज़र आते हैं। तो अब हम उनसे भी जानना चाह रहे थे कि आखिर पीटीआई क्या कर रही है, क्योंकि अपोजिशन में वो है, लेकिन अपोजिशन जो है काफ़ी खामोश नज़र आती है अवाम के मामले पर। खादिम साहब, आप जो सब अच्छा है कि जो अभी आप बता रहे हैं कि जी मईशत भी बेहतर हो रही है और जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े हैं वो पूरी दुनिया में बढ़े हैं, खित्ते में जो सूरत हाल थी उसके पेश नज़र जो है वो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। आपने अमेरिका का जिक्र किया और दीगर आपने कंट्रीज़ का जिक्र किया। तो माज़रत के साथ जिन जगहों का या जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ पे बेशक महंगाई हुई है, वहाँ पे बेशक वहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन उसके दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आवाम को जो आवाम वहाँ पे टैक्स पे कर रही है ना, तो सर उनको उसका रिटर्न भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब आप ये बता दीजिएगा कि बजट भी आने वाला है, तो सर सीधा सीधा सवाल ये है कि इस बार आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या होगा, क्योंकि लोग अब सिर्फ वादे नहीं अमली फ़र्क देखना चाहते हैं। वादे बहुत हो गए सर, अब अमली तौर पे बताइए कि क्या रोड मैप है आम आदमी के रिलीफ का। रिलीफ मिलेगा तो आप लोग बोल रहे हैं, कब मिलेगा, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सना, ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, मैं ज़ाती आपको एक बात बता दूं। ये हमारे जो लोग हैं ना, वो हैदराबाद के दक्कन के नवाब है, बौलपुर के नवाब हैं, या मुगल के शहजादे उठते हैं 2-3 बजे, डे लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, और वो ये जो रात को जो है जागते हैं, और उसकी वजह से आपको एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये जो आपको सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हमें बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट का सामना है। ट्रेड डेफिसिट का सामना जो है ये किसी हुकूमत की वजह से नहीं है, ये हमारे जो तर्ज जिंदगी है उसकी वजह है। अभी अर्शद साहब कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ। अभी गूगल का जमाना है, AI का जमाना है, चैट GPT का जमाना है। पिछले साल हमने 9,900 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन किया है। इस साल हमारा जो है टैक्स कलेक्शन है 14,600 अरब रुपए। मतलब ये है कि हम तकरीबन जो है 5,000 अरब रुपए पिछले साल से ज्यादा इकट्ठे करें। हाँ, पिछले साल भी एक हदफ मुकर्रर करते हैं, वो हदफ जो है उसमें जो है तकरीबन 200 अरब की कमी थी। इस साल जो है उसमें भी कमी है कि हदफ जो है वो हदफ के मुताबिक 14,600 अरब रुपए में से अभी तकरीबन 400 अरब रुपए की कमी है, और इंशाल्लाह वो हदफ पूरा हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो है पिछले साल जो है 32 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट थी। तो लेकिन खादिम साहब, वो आपकी तमाम बात दुरुस्त है, लेकिन देखें IMF ने पाकिस्तान पर जो है गैस और बिजली की कीमतों में तवातुर से इजाफा करने की, नैब की जो खुदमुख्तारी और शफाफियत में इजाफे समेत 11 नई शराइत जो हैं वो आयद कर दी हैं। वो कौन सी नई 11 शराइतें बताएंगे आप हमारे नाज़रीन के लिए? मजीद क्या कुछ महंगा होने जा रहा है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले साल भी जो आपके जो सनती सारिफीन है उनका जो है 16 रुपए कमी हुई है, 8 रुपए जो है आपके घरेलू सारिफीन की जो है बिजली में कमी आई है। ऐसा नहीं है, आपकी कमी हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। आप जो है, मैंने आपको गंदम का बता दिया, आटे का बता दिया कि उसमें कमी आई है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में इजाफा हुआ, इसका इंटरनेशनली एक वो है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है, अर्शद साहब जो है वो फाइनेंस आदिल साहब, जब पेट्रोल बढ़ता है तो दुनिया में यही होता है, यहाँ पाकिस्तान में भी हमने ये देखा कि जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हर शय जो है वो महंगी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि कमी आई है। हुकूमत ने जो है ट्रांसपोर्टर को पैसे दे दिए, किसानों को दे दिए, सब्सिडी दे दी ना, ताकि आम आदमी पे बोझ न पड़े। आम आदमी का जो है जो ट्रांसपोर्टर है उनको सब्सिडी मिली, और वो जो है आप देखें कि जी किराए बढ़े नहीं बढ़े ना, आम आदमी को बोझ नहीं। आपको पूरे पंजाब में आप जो मेट्रो बसेस हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस है, उस पर फ्री सफर है। इस्लामाबाद दिल्ली का फ्री हो चुका है, और हर गाड़ी को जो मालबरदार गाड़ी है उनको 80,000 रुपए मिल रहे हैं। तो इस तरह जो वो बोझ है वो हुकूमत ने बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया है। ठीक पॉइंट, ये बता रहा हूँ कि हमारा जो है ना, देखें आप
आप ये देखें कि आरशी साहब ये कम से कम मान तो लें ना कराची से ताल्लुक है, तो ये देखें ना कि पिछले साल जो है ना, पिछले 4 साल वो आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है 30,000 से 40,000 के दरमियान था। आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो कहाँ पे पहुंचा है, 1,90,000 पे पहुंच गया है। आप बेहतरी आई है या नहीं आई है? ठीक है अरशद वोरा साहब, खादिम साहब तो कह रहे हैं बेहतरी आई है, और वो कह रहे हैं कि जी गूगल का जमाना है, AI का जमाना है, गूगल करके देख लें टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो क्या आने वाला जो बजट है उसमें कराची के लिए बिलखुसूस, ज़ाहिर है हम कराची में रहते हैं तो कराची की बात ना की जाए तो वो नाइंसाफी होगी, तो कराची के लिए कोई बड़ा पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या शहरी रिलीफ मुतवक्का है, या इस बार भी कराची को जो है वो सिर्फ नजरअंदाज होगा कराची? नहीं, कराची जो है वो तो दूध देने वाली गाय है जिसको चारा किसी ने नहीं देना। और मैं खादिम साहब को फिर एक दफा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो चेक कर लें कि पिछले साल 1200 अरब रुपए 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्स कलेक्शन जो हदफ था उससे कम आए हैं, और इस साल इससे 1.2 से ज्यादा ही कम आएंगे। इससे मतलब वो गैप उतना ही रहेगा जितना पिछले साल था, ठीक है ना? तो वो कम ज्यादा की बात तो यहाँ रही नहीं। अब बात रही रिलीफ की, कराची की आप बात कर रहे हैं, अभी हमारे दोस्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मौजूद थे। एमक्यूएम हमेशा बात करती है कि आर्टिकल 140 को उसके ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और पहले दिन से एमक्यूएम उसके ऊपर जो है उस पर काम कर रही है। तमाम पार्टियों को उन्होंने अपना प्रपोजल दिए हुए हैं, हर एक कहता है बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन उसको मंजूर नहीं करवाना। मंजूर क्यों नहीं करवाना? इसलिए मंजूर नहीं करवाना कि 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 25,000 अरब रुपए मिले हैं। 25,000 अरब रुपए, ये साल का तकरीबन $3 बिलियन से ऊपर बनता है, जो कि हम IMF से कर्जे के लिए मुल्क की ऐसी हो गई है। अब अगर आप 25,000 अरब रुपए में कराची से कश्मीर तक सिंध में कहीं मुझे बता दें कि क्या हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, क्या यहाँ पर लोगों को कितना सुकून मिल गया है। और प्लस ऑन दी अदर हैंड बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 711 अरब रुपए में से 75% जो है वो सिंध की आवाम को जाता है। अच्छी बात है जाए, लेकिन इसका बोझ जो है वो वफाक उठाता है। सिंध गवर्नमेंट उस 25,000 अरब रुपए में उसका बोझ नहीं उठाती है। और जहां तक कराची का ताल्लुक है, तो मैं आपको आज भी बता दूं, यहाँ पर लोड शेडिंग का बुरा हाल है। यहाँ पर जब से के इलेक्ट्रिक को इन्होंने दिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि IMF की कंडीशन मान के यहाँ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो दूसरी डिस्कोज है सरकारी जो कि प्रॉफिट में है। ठीक है, लेकिन अरशद वोरा साहब, अभी जो खादिम साहब कह रहे थे आपको सर्च करने के लिए, मैं ये जरा बता देती हूँ। ये एक रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान में कलील मुद्दती महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जहां हसास कीमतों के अशारे में 14 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर 14.52% इजाफा सामने आया है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरियों के घरेलू जो बजट पर है वो शदीद दबाव डाल दिया है। सर ये तो रिपोर्ट आई हुई है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ सना, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ ना कि 25,000 अरब रुपए जो मिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कराची से कश्मीर तक नक्शा बदल गया है। क्या सिंध का 1 इंच की डेवलपमेंट नहीं हुई है? किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? और जो डेवलपमेंट कर भी रहे हैं ये थोड़ी बहुत, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, जिसका पैसा मैंने और आपने अपने टैक्सेस, गरीब आवाम ने अपने टैक्स के पैसों से वो कर्जा चुकाना है। तो वो 25,000 रुपए जो है वो एक चीफ मिनिस्टर के पास आके पार्क हो जाते हैं। आप आर्टिकल 140 को क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं ये ठीक है हमें करना है, लेकिन वो फिर ब्लैकमेल होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये तमाम चीजें हैं, आवाम को एड्रेस करना चाहिए, आवाम के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ देखें, आवाम को जो है सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए। कराची का तो वो हाल है कि शायद मोहनजोदड़ो भी मेरे ख्याल से इससे बेहतर होगा, वहां पे भी रोडेबल जो है सड़कें होंगी। यहाँ तो यहाँ का गलियों कूचों का जो हाल है, यहाँ पे आपको पता है K4 जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लड़ा के वफाक से उसके पैसे लिए, वो तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसकी ऑगमेंटेशन के जो पैसे पिछले 5 सालों से सिंध गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं 75 अरब रुपए प्लस, उस पर अभी तक उन्होंने जो है अब जाके कहीं काम शुरू किया, वो भी सिर्फ पाइपें वो डाल दी हैं जो ग्रीन लाइन पे। ग्रीन लाइन के ऊपर जब वो कर रहे थे तो उस वक्त पहले पाइप
पर डालनी थी ना, आप दोबारा उसकी खुदाई करेंगे। तो ये सारा जो है मिसमैनेजमेंट, मिसप्लान है। मैं एक बात अपनी मुकम्मल करूंगा कि देखें, कराची जो है वो मैनेजेबल नहीं रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज नहीं कर सकती। दैट इज व्हाई वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग कि कराची शुड बी ए फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर्ड, उसको वफाक के अंडर में दे दें। ठीक है, जुल्फकार अली बदर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं अरशद वोरा साहब की, वो क्या फरमा रहे हैं सर, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने वाज़ेह कहा है, आपकी लीडरशिप ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपकी मंजूरी के बगैर ना ही बजट आएगा ना आईनी तरमीम आएगी। तो क्या हुकूमत अब इत्तेहादियों के दबाव में बजट बनाने पर मजबूर है या नहीं है? क्योंकि बातें तो ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हम 28वीं तरमीम भी लेकर आएंगे और अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि अरशद वोरा साहब भी कह रहे हैं, और MKM तो सपोर्ट कर रही है इस हवाले से विफाक को कि कराची को वाकई जो है वो विफाक के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों की जो गवर्नेंस है वो फेल हो चुकी है। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। देखें, इस पे जो गवर्नेंस है या सियासत है या हुकूमत है, ये ख्वाहिशात का खेल नहीं होती, इसमें कमियां कुताहियां होती हैं। गवर्नेंस बिल्कुल मामला ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कराची के लिए और कानून होगा और लाहौर के लिए दूसरा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लोकल गवर्नेंस की इशू है और तमाम पॉलिटिकल लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के इसका मसाइल का हल निकालना चाहिए, ताकि ये सब कहें कि जी जो चीज इनके हाथ में नहीं है, अगर ये पावर में नहीं है, जैसे PTI की लीडरशिप कहती है, तो वो जी हम अगर पावर में नहीं है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर ये पावर में नहीं है, ये लोकल बॉडीज इनके हाथ में नहीं है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि वो कराची के हवाले कर दे। इस तरह तो नून लीग के हाथ में भी लोकल बॉडीज नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, लाहौर तो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दे, या पीपल्स पार्टी ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दे या ऐसी गुफ्तगू कर दे। ऐसी बात नहीं होती। हमें पॉलिटिकली मैच्योर और प्रोफेशनली मैच्योर गुफ्तगू करनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो लोकल बॉडीज हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे के अंदर जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए और वहाँ पे जो थोड़े बहुत गवर्नेंस के इशू हैं या लोकल मामला दूसरी पार्टी के साथ है उसको लोकली मैनेज किया जा सकता है। अगर आप ये समझें कि वहाँ पे जुल्फकार अली बदर साहब, हुकूमत तो कह रही है कि इस्लाहात की बात कर रही है हुकूमत, इख्तियारात की नई जंग शुरू होने जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत बड़ा क्लियर स्टांस दे रही है और आपकी लीडरशिप भी क्लियर स्टांस दे रही है। तो आखिर आने चंद दिनों में क्या होने जा रहा है ये बता दीजिएगा। दूसरी बात है कि सर मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सर एक खातून है मेरी जानने वाली है, वो 17 साल बाद सऊदी अरब से जो है कराची आई है, 17 शायद 18 साल बाद। सर शी वॉज लिटरली क्राइंग कि ये वो कराची है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पले बड़े, और ये वो कराची था जो कि मिनी पाकिस्तान स्टिल कहलाता है, पाकिस्तान का दिल कहलाता था कराची, रोशनियों का शहर कहलाता था। अब तो ये खंडरात बन गया है, ना सड़कें सही हैं ना कोई निज़ाम यहाँ पे बेहतर है। तो सर वो तो बड़ी आप दीदा हुई हो, वो कह रही कि मुझे तो बड़ा धचका लगा है कि मैं कराची आई हूँ और कराची का ये हाल हो चुका है। तो सर पिछले 17 साल बाद वो आई है, तो 18 साल से तो बिला शिराक के बगैर तो आपकी गवर्नमेंट है। तो सर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कराची का हाल क्या हो गया सर? देखिए, ये तो जो कराची के अंदर मामलात हैं कोई आसान मामला नहीं है, लेकिन इस सारे मामलात के होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि अवाम की खिदमत करें और चीजों को में बेहतरी लेके आए। लेकिन ये तो वहाँ के लोकल लीडरशिप जो है, मैं तो लाहौर रहता हूँ, वहाँ पे मुर्तजा वहाब साहब हैं, दीगर हैं, सईद गनी साहब हैं और सर मुर्तजा वहाब साहब तो कहते हैं कि वो जब बैनर लगा हुआ होता है कि कराची को हक दो, तो मुर्तजा साहब कहते हैं कि जी ये प्रिंटिंग प्रेस में बंद करवा दूंगा। सर वो तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, सर फिर क्या कहा जाए? देखिए, ये तो अब वहाँ के, मैं किसी के बिहाफ पे तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है और आने वाले बजट के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा बेहतर मामला निकले, बेहतर चीजें हो जिसका नतीजा अच्छा निकले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाहिश भी रखती है और ये भी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, खासतौर पर जब बजट के हवाले से हो, पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाए ताकि बजट पास कराने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनपुट लिया जाए, ताकि कराची और दीगर शहरों के अंदर जो मामला है उसके अंदर बेहतरी लाई जाए।
ठीक है, पॉइंट टेकन। कादम साहब, 430 अरब के जो है वो नेट टैक्स लगाने की बात हो रही है, तो क्या हुकूमत मान चुकी है कि हर बार कुर्बानी सिर्फ अवाम ने ही देनी है? क्योंकि सर आप लोग ने एक मशवरा दिया था अवाम को, ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, थोड़ा सा घरों से कम बाहर निकलें, अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं और सबको अलग अलग गाड़ियाँ, तो एक ही गाड़ी में जो है वो यूज़ करें ताकि फ्यूल का खर्चा ख़त्म हो। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी CM साहिबा जो है, मरियम नवाज साहिबा, जो एक वो अरबों रुपए का जहाज़ खरीदती हैं जिसकी अभी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तो सर इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप लोग? देखिए, जो जहाज है वो तो खैर हर सूबे के वज़ीर आला के पास जहाज भी है और हेलीकॉप्टर भी है, वो एक अलग एक बहस है। और वो ये जो बहरान था उससे पहले का जहाज खरीदा गया था, हर सूबे को हक हासिल है कि वो बेहतर चीज ले सके। जहाँ तक ये जो मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा ये वो 11 अरब रुपए का है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपनी जिंदगी में बेहतरी लेके आए हैं और सुबह जो है उठे हैं और डे लाइट को इस्तेमाल करें, तो उससे तकरीबन हम 1 अरब डॉलर बनते हैं, तकरीबन 280 अरब रुपए वो बचा सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और हम कीमती ज़र-मुबादला बचा सकते हैं। और ये सालाना जो है 12 अरब डॉलर बनते हैं। तो हम ये कहते हैं कि डे लाइट का जो है वो उसका वो हो। और जहाँ तक आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये टैक्स की मजीद टैक्सेस की, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि तकरीबन 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 44 लाख लोग जो है टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लोग टैक्सेस नहीं देते, निजाम जो है उसमें सकम है। और ये जो अर्शद भाई जिस तरह जो है उन्होंने बता दिया है कि वो इसलिए जो है वो आपका जो वो आ जाता है, कमी आ जाती है टैक्स कलेक्शन में, कि हम जो है बिहार का निजाम है वो ठीक नहीं है, उसको बेहतर करना है, उससे जो है ऐसा निजाम लेके आना है कि आपकी जो टैक्स में चोरी है वो खत्म हो जाए, और ताकि आम आदमी पे बोझ के बजाय जो टैक्स जहाँ पे बनना चाहिए उनसे टैक्स कलेक्शन हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है और इसकी तरफ जो है हुकूमत का, इसलिए सारा सिस्टम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ई गवर्नेंस की तरफ लेके जाए, सब कुछ जो है डैशबोर्ड पे वो हल हो, और सब कुछ ये टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है उसको भी उस साइड पे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मुल्क की तरफ। आपने जो 14% की महंगाई की बात की है, कि जो 14% ये चार्ट वो होता है, उसमें ये हफ्तावार महंगाई होती है। उसमें ये हो सकता है कि इस हफ्ते में जो है चिकन की कीमतें बढ़ जाए, या अगर टमाटर जो है वो कराची में पैदा ना हो और ये सिंध में पैदा ना हो, किसी यहाँ से आ रहे हो, तो वो एक हफ्तावार महंगाई होती है। एक जो है आपकी जो टैक्स उसकी इन्फ्लेशन का फिगर है वो ये कि 7% पे आपकी इस वक्त इन्फ्लेशन है। और बावजूद इसके कि मुल्क के जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है अभी भी 7% पे, और ये भी आम आदमी के लिए बहुत है। हम कहते हैं कि जी आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हर हुकूमत की एक ख्वाहिश होती है कि वो अवाम को रिलीफ पहुंचा सके, अवाम महंगाई की शरह जो है वो कम रहे। जैसे हमने 2013 से 18 तक की हमारी जो है इन्फ्लेशन 3% रही है। ये उस वक्त जो है 67 रुपए का पेट्रोल था, लेकिन फिर एक नालायक आया, उन्होंने सारा माशी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को दिवालिया लेके गए। तो हम तो उसको जो नुकसान पहुंचाए उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। ये हुकूमत खत्म होगी तो अवाम को जो है अवाम को नजर आएगा कि मुस्लिम लीग ने कुछ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। अभी आपने पिछले साल देखा कि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी, मुस्लिम लीग नून का हुकूमत थी। अभी हम सफारती महाज पे बहुत बड़ा किरदार अदा किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम अली यूसुफज़ई साहब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर पूरी कौम जो है वो आप लोगों की थैंकफुल भी है, शुक्रगुजार भी है। और बहरा हम अपने प्रोग्राम से भी जो है इस बात का तस्करा और जिक्र करते रहे कि ऑब्वियसली जो मार्का हक हुआ है वो आप ही की दौरे हुकूमत में ये जो है एक कहना चाहिए जो खुशी है, या ये जो एक मार्का है वो आप लोगों की ही हुकूमत में लोगों को ये आप लोगों ने एक तरीके से तोहफा दिया अवाम को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिफारतकारी में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी दुनिया भी पजीराई कर रही है, और ऑब्वियसली अवाम भी आप लोगों को इस पर बड़ी दाद आप लोग वसूल कर रहे हैं। लेकिन सर जब इन हाउस बात की जाती है ना, जब मुल्क के अंदरूनी मामला की बात की जाती है, तो हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो डिग्रियां लिए दर बदर फिर रहे हैं, नौकरियां जो है वो नायाब हो चुकी हैं, और बेरोजगारी का जो है वो आखिर जिम्मेदार है
कौन? ये आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूँगी, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली जो महंगाई का तनासुब है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ है। अरशद वोरा साहब मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं उनका एक अलग डिफरेंट विजन है। अरशद वोरा साहब, तनख्वाहदार जो तबका है वो मुसलसल दबाव में है ऑब्वियसली, जिस तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह के मामलात हैं, तो क्या बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई वाज़ेह टैक्स रिलीफ होगा आपकी नज़र में? आप समझते हैं ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, पहले टैक्स बढ़ा दिया था पिछली दफा भी, फिर जो है थोड़ा सा 2-4-5% बढ़ा के 2% कम कर दिया। ये देखिए, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। इस वक्त आपका पूरा पाकिस्तान में तकरीबन आप ये समझ लें कि आपका मेजर टैक्स चंक जो है, जो डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आपकी और हमारी तनख्वाहों से कट के जमा होता है, वही टैक्स सबसे ज्यादा जमा होता है। डेफिनेटली। तो अब आप कितना बोझ उस पर डालेंगे? आपकी टैक्स कलेक्शन, देखिए टैक्स कलेक्शन लोग घबराते क्यों हैं? आपके इदारे जो हैं, जिस तरीके से इदारों की कार्रवाइयां होती हैं, लोग रिश्वत में इतना पैसा दे देते हैं जितना टैक्स नहीं होता उनका। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, लोगों को समझाना होगा। आप अगर जो है उसे सही पता चल जाए कि भाई मैंने अगर ये टैक्स दे दिया तो मुझे रिश्वत इतनी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो टैक्स देने को तैयार होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा पिछले 70 सालों में ऐसा खतरनाक हो चुका है कि आई कांट टेल यू। अब हम एक छोटी सी इंडस्ट्री चलाते हैं, उस इंडस्ट्री में पता नहीं कितने महकमों को जो है माहाना सालाना रिश्वतें देनी पड़ती हैं। वो एक फिक्स है, वो आएगा, वो ले जाएगा। ये चीजें क्यों नहीं रुकती? ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी। लोगों को अपने आप को बदलना होगा, लोगों को अपने आप को टैक्स नेट में आना होगा। लेकिन लोगों को टैक्स नेट में आने से पहले हमें हमारी हुकूमतों को जो महकमे जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो EOBI हो, और इससे रिलेटेड जितने भी महकमे हैं, उन महकमों को इस इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए ब्रीदिंग स्पेस दें। उन्हें पहले ही वो जो है परेशान होते हैं कि उन्हें गैस का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, और उसके बाद फिर ये लवाजमात भी उन्होंने भुगतने हैं। तो फिर वो जिस मेंटल टॉर्चर में होते हैं, इंडस्ट्री भी चलाना फिर मुश्किल हो जाती है। देखिए, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी पॉलिसीज हमेशा जो है 50 या 100 बड़ी इंडस्ट्रियों को जो है उसके बेस पर बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको आपके मुल्क में आपकी टेक्सटाइल जो है आपकी बैकबोन है, 1200 दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां, आपको उन फैक्ट्रियों को किस तरीके से उनको जो है ब्रीदिंग स्पेस देनी है, उन फैक्ट्रियों को किस तरीके से आपने चलाना है, उनको कैसे कामयाब बनाना है। यहाँ तो हर महीने 10 फैक्ट्रियां खुलती हैं, 10 फैक्ट्रियां बंद होती हैं, और जो बंद होती हैं फिर उसको कोई खरीदता है कि मैं चलाऊंगा, फिर अगली कोई 10 बंद हो जाती हैं। तो ये एक साइकिल चल रहा है फैक्ट्रियां बंद होने का। तो इस पे हुकूमत जो है कंसिस्टेंट पॉलिसी अगर जब तक नहीं लेकर आएगी, जब तक आप अपनी छोटी इंडस्ट्रीज को, दरमियाने दर्जे की इंडस्ट्रीज को, आप अपने फोकस को छोड़ दें। आज जो है अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। करती है 2%, आपकी पॉलिसीज 2% लोगों को रिफ्लेक्ट करती हैं, 98% लोगों को आपने जो है निगलेक्ट किया हुआ है। आप जो है 98% लोगों को फोकस करके अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपना बजट बनाएं, तभी मुल्क कामयाब होगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वोरा साहब, जुल्फ़िकार साहब, 28वीं तरमीम के हवाले से जो चीज़ें बाज़गश्त कर रही हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, 28वीं तरमीम को लेकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर काफ़ी प्रेशर है क्योंकि वफाक ये कह रहा है कि जो सूबों को इख्तियारात दिए गए वो उससे वफाक खुश नहीं है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि नैब जो है इसमें अब लिंक हो गया है, वो भी शामिल हो गया है। नैब सिंध और पंजाब में एक्टिव हो रहा है और वो इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं इस बात से कि वो 28वीं तरमीम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आनी चाहिए और उसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इस पे राज़ी किया जा सके। तो PMLN तो राज़ी है 28वीं
तरमीम लाने के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लाने देंगे, तो क्या आप लोगों का लाएमल है? क्योंकि आप लोग दो टोक कह रहे हैं कि ना बजट हमारी मर्जी के बगैर होगा, ना आइन में कोई तरमीम हमारी मर्जी के बगैर होगी, लेकिन अगर इस तरफ कुछ चीज़ें जाती हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी नहीं कहा कि आप 28वीं तरमीम ना लेके आए या बजट ना पास कराएं। हमारा तो सिर्फ सिंपली इतना कहना है कि आपने बजट जो भी पास करना है, आपने हमारी मुशावरत उसमें शामिल करें, हमारी कंसिडरेशन उसमें शामिल करें, और सिंध के और दीगर मामलात के हवाले से और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पॉइंट्स हैं बजट के अंदर शामिल किए जाते हैं, उसमें हमें मुशावरत में शामिल रखें। आप जब कोई कानून साजी करते हैं या कोई आईनी तरमीम करते हैं, पीपल्स पार्टी को शामिल करते हैं, तो लिहाजा बजट चूंकि वो एक सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाता है और पीपल्स पार्टी के वोटों की अहमियत है, तो आप वोट खाली लेने की बजाय हमारे से मुशावरत करें। बाकी तो बजट जो भी बनेगा वो इंशाल्लाह ताला जो बेस्ट पॉसिबल बजट है वही उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। और दूसरा 28वीं आईनी तरमीम, देखिए तरमीम तो 28वीं आई है, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी, जब कोई रिक्वायरमेंट होगी तो तरमीम आ जाएगी, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम लाने के लिए ये ख्वाहिशात, लेकिन जुल्फिकार अली बदर साहब देखिए करप्शन तो है, चाहे हम सिंध की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, तो ऑब्वियसली जब 28वीं तरमीम आएगी और जब अगर इख्तियारात जो है सुबह से वापस लेके वफाक को दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कट्स तो आएंगे। तो आप लोग का भी इंटरेस्ट है, पीएमएलएन का भी इंटरेस्ट है, लेकिन इस पूरे सारे चक्कर में अवाम पिस रही है सर। देखिए, आप कैसे ये कह सकती हैं कि तो फाइनेंशियल कट आ जाएंगे और ये आ जाएगा और वो आ जाएगा। देखिए, ये 28वीं आईनी तरमीम जो है ये सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं आ सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर नहीं आ सकती। जो भी इसके अंदर शिकें शामिल की जाएंगी वो पहले मुशावरत की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, उसके बाद फिर तरमीम लाई जाएगी। क्योंकि जो 28वीं तरमीम है 2/3 अक्सरियत के साथ ये पास की जाएगी और उसमें पीपल्स पार्टी का होना बहुत जरूरी है उसको ऑन बोर्ड करना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी सूबे को या किसी भी पार्टी को आप ऑफ ग्रेड रख के आप कहेंगे जी ये पास करवा ली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसमें ख्वाहिशात हो सकती है कि इसमें कोई फाइनेंशियल कट डाल दिया जाए और इख्तियारात का मामला किया जाए, लेकिन जो 18वीं तरमीम के अंदर चीजें आई हैं, हाँ अगर आप इसमें बैठ के बातचीत करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, पीपल्स पार्टी से भी बातचीत करते हैं, आप बातचीत के अंदर बताते हैं कि ये चीजें इंफाक के अंदर बेहतर होंगी और सूबों में बेहतर नहीं है, और बातचीत के अमल को पूरा करने के बाद आप अच्छे तरीके से कंसेंसस बिल्ड करके ऑन बोर्ड करके अगर चीजें बेहतरी की तरफ ले जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी से मशवरा किए बगैर, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किए बगैर और फाइनेंशियल कट लगा के सिंध को, पंजाब को और दीगर सूबों को ये चीजों को तय कर लिया जाएगा और तो इख्तियारात को कम कर लिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो आप समझ रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी खाली पीएमएलएन मान जाएगी और पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जो भी तरमीम लानी है आप अपनी मुशावरत से लाएं, ठीक है, शेयर करें, हमारे साथ बैठे बातचीत करें, जो होने वाली चीजें हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो नहीं होने वाली हम आपको कन्विंस करेंगे कि ये नहीं हो सकती, तो जो बेहतर तौर पे मुशावरत के नतीजे में मामला निकलेगा उसके ऊपर दरामद करा लिया जाए। अच्छा खादिम, आप मौजूद हैं, खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब, 28वीं तरमीम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कभी जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी कहा। तो सर हुकूमत जो है, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ आवाज़ें भी उठा रहे हैं, तो क्या हुकूमत अपनी ही सियासी ताकत पर एतमाद नहीं आप लोगों को रहा है? क्योंकि सर अब बात यह है कि इसमें जब से नैब जो है वो एक्टिव हो गया है तो करप्शन के केसेस भी खुल के सामने आ रहे हैं। सिंध में भी ज़ाहिर लियारी एक्सप्रेसवे है और SBCA का केस भी खुल के आया है और भी दीगर चीज़ें हैं, और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सुथरा पंजाब केस भी हुआ है, तो इस तरह के और दीगर केसेस हैं। तो इस ज़ाहिर ताने बाने तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो भी आपको पता है। तो सर आखिर इस वक्त अचानक से 28वीं तरमीम की ज़रूरत आप लोगों को क्यों पेश आ रही है? जी खादिम साहब मौजूद है आप हमारे साथ? मैं दे दूं इसका जवाब? जी 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 अरशद वोरा साहब जी कहिए, कमेंट कीजिएगा। देखिए,
तरमीम की जरूरत इसलिए आ रही है, मैं पहले फिर अपनी बात से स्टार्ट दूंगा कि एमकेएम की डिमांड थी कि आर्टिकल 140A को जो है उसके ट्रू सेंस में कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन करना चाहिए। तो मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है उन्होंने कहा कि एमकेएम को हुकूमत में जब नहीं होते तो पावर चाहिए थी। नहीं, हम ये जो मांग रहे हैं इख्तियारात ना मुर्तजा वहाब के लिए मांग रहे हैं। ये पावर हम 15 साल से इस शहर के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के एक शहर के लिए मांग रहे हैं। और आज हम जो ये डिमांड कर रहे हैं ये मुर्तजा वहाब की पावर के लिए डिमांड कर रहे हैं। नहीं, अगर कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाएगा तो मुर्तजा वहाब के जो इख्तियारात हैं मैंने जो देखे मेयर के जो इख्तियारात है ना, जो इख्तियारात को निचली सतह तक पहुंचाने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है, तो हम उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए आप जो 28वीं तरमीम की बात कर रही हैं, तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यही होना है कि अभी आपने 2 दिन पहले बिलावल साहब का एक बयान देखा था कि हुकूमत को वफाक को अगर कोई परेशानी है तो हम उसकी मदद को तैयार हैं। हमें अभी तक किसी ने 28वीं तरमीम के लिए हमसे बात नहीं की, हमने खुद जाके बात की है, विच मीन्स कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। और एनएफसी अवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है वो प्रोविंसेस जो है वो वफाक के जो शॉर्टफॉल है वो अपने एनएफसी अवार्ड में से वफाक को देंगी। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा बजट का एक हिस्सा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो है उसका बोझ जो है आप सूबे खुद उठाएंगे, किसी हद तक उठाएंगे या पूरा उठाएंगे। सिमिलरली जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड होता है तो वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी जो है वो अवार्ड उसी तरीके से होना चाहिए, वो भी शायद इसमें अमेंडमेंट में होगा। और उसी तरीके से फंड्स की जो है निचले सतह तक जो ट्रांसफर है वो उसी फॉर्मूले से होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मुझे अभी जैसे कभी आपने भी अरशद वोरा साहब एमकेएम ने भी इंडिया दिया, अभी आपने भी ऑब्वियसली प्रोग्राम के स्टार्ट में जब बात हुई तो आपने कहा कि ऑब्वियसली 28वीं तरमीम में जो है वो आप लोग यानी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो हुकूमत का साथ देगी, ठीक है। और आप लोग आपने कहा कि भाई ठीक है कराची को अगर वफाक के हवाले किया जाए तो बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या कोई वाकई कोई बैकडोर डील हुई है आप लोगों की? नहीं, इसमें देखें इसमें डील कहाँ होती है? डीलें उस वक्त होती हैं जब आप जो है एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं, डिमांडिंग पोजीशन पे जब आप बैठे हुए हो ना, जब आप इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली एमकेएम इज नॉट इन ए डिमांडिंग पोजीशन, लेकिन जितनी वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अभी देखें हमने हमारे एमएनएज में तकरीबन आप ये समझ लें कि अच्छे खासे डेवलपमेंट काम किए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जब हमने ये काम शुरू किया, आप यकीन करें मैं खुदा आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, उससे पहले ना कोई टाउन काम कर रहा था ना उससे पहले कोई केएमसी काम कर रही थी। जब हमने काम शुरू किया और हमें एनओसी देने का वक्त आया तो रुकावटें आई और उसके बाद हमारे काम जब खत्म हो गया और अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे काम शुरू हो रहे हैं, तो अब इन सबको याद आ रहे हैं काम। और अब ये सब जो है ना छोटे मोटे काम करने पे आ गए मैदान में। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एमकेएम को तो सब फॉलो करते हैं, एमकेएम के कामों के तरीके को लोग फॉलो करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये सही तरीके से कर लें ताकि शहर के लिए कुछ भला हो जाए, क्योंकि इस शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस शहर के लोगों को मेंटली इल किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ मेंटली इल किया जा रहा है कि यहाँ का शख्स, यहाँ का रहने वाला जो है वो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाए, जबरदस्ती ट्रैफिक में फंसे। 250 ट्रैफिक लाइटों से 60 ट्रैफिक लाइटें आज रह गई है इस शहर में। ये चाहते हैं। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ले लूं जुल्फिकार अली बदर साहब से क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपका पॉइंट रह गया। जुल्फिकार अली बदर साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, आप लोग हुकूमत का हिस्सा भी हैं और आपकी पार्टी की जानिब से सख्त बयानात भी आ रहे हैं, तो आखिर ये बताएंगे आपकी पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है या आप लोग के फासले बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को वोट दिया है और हुकूमत जिस चीज के ऊपर समझती है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जिस चीज के ऊपर हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए हम करते हैं। और जहाँ पे हम समझते हैं कोई चीज, कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन, कोई हिकमत अमली, कोई लाएअमल ऐसा है जो नेशनल पॉलिटिक्स या आवाम के खिलाफ है, तो उसके ऊपर हम आवाज उठाते हैं। हम हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करते, हमारी सपोर्ट जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि आइंदा बजट भी, तरमीम भी, बाकी चीजों में जहाँ जहाँ हुकूमत हमारे से मुशावरत करेगी, चीजें करेंगी, हमारी तरफ से हुकूमत को सपोर्ट मिलती रहेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, अरशद वोरा साहब आपका, खादिम अली यूसुफ़ साहब आपका, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त ख़त्म होता है मेरे प्रोग्राम का। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।